हेलो, मैं हूं आपका अपना आर के शान और आर के शान की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपसे ही मेरी उम्मीदें हैं, आपसे ही मेरा भरोसा है और आपसे ही मेरी दुनिया है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर के शान की कहानियों में। चलते हैं एक नए जज्बे, एक नए जुनून, एक नए सफ़र की ओर। कहानी का शीर्षक है मुझे आवाज़ दे लेना। रुख चौधरी की कलम से निकली हुई ये कहानी। जी ऑडियंस, हम सब आपकी बातों और ख्यालों की कदर करते हैं। हर एक को अपनी बात रखने का हक हासिल है। मेरे नज़दीक मोहब्बत वाकई एक खूबसूरत और यूनिवर्सल जज्बा में जो नरम दिलों में पैदा होता है, जो कभी भी किसी को भी अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। मोहब्बत की नज़र जिस पर पड़ जाए वो फिर आम नहीं रहता, बल्कि मोहब्बत उसे खास बना देती है। मगर अफसोस की बात है कि आजकल हमारी यंग जनरेशन ने इस जज्बे को वक्ती खेल बना दिया है। खुदा ने यह दुनिया मोहब्बत से पैदा की, उसकी हर रिश्ते में मोहब्बत की मिट्टी मौजूद है। मगर आजकल हमारी नौजवान जनरेशन इस जज्बे से अनजान। मोहब्बत ये नहीं सिखाती कि जब चाहा किसी के दिल से खेल लिया और जब कोई और दिल पसंद आया तो अपनी जहरीली बातों से इस जज्बे को गंदा कर दिया। इस तरह मोहब्बत की नई कली खिलने से पहले ही मुरझा जाती है। इसके साथ ही आप सबके SMS और कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे साथ शामिल रहे, बहुत अच्छा लगा। गुजर ही गया ज़िंदगी का यह हसीन पल भी। अगर किस्मत मेहरबान रही तो फिर FM के इस स्टूडियो के ज़रिए आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। जी मायरा जी, तो आप आखिर में कुछ कहना चाहोगी? रामीन का रुख अब मायरा की तरफ था, जो स्क्रीन पर ब्लिंक करते मैसेज को गौर से पढ़ रही थी। जी रामीन, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आज के इस नर्म और कोमल टॉपिक को समेटा। इससे पहले मैं और RJ रामीन आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहें। रामीन, यह आखिरी मैसेज जिसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है, वह मैं आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी ज़रूर। रामीन अब हेडफोन उतार कर मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो थी। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है। वो कहते हैं कि मेरा सवाल RJ रामीन से है। अभी जैसा कि उन्होंने मोहब्बत के बारे में अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया था, क्या वाकई हकीकत में भी वो अपनी इस बात पर कायम है? क्योंकि ये मेरा पर्सनली अनुभव है। अगर आप सच्चे हैं और वफादार भी हो तो भी इस जज्बे की कोई कदर नहीं करता और बेएतबारी, बदगुमानी की दीमक मोहब्बत के एहसास को चाट लेती है और फिर मोहब्बत की कोपल से सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की शाखें फूटती है, साथ साथ मजबूत दरख्त बनकर मोहब्बत की जड़ें कमज़ोर कर देती है। तो फिर मिस रामीन मोहब्बत के बारे में इतनी खूबसूरत राय कैसे रख सकती है? सवाल तो वाकई दिलचस्प है। लगता है यह साहब मोहब्बत में की बहुत गहरी चोट खाए हुए हैं। मायरा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, मगर रामीन का चेहरा इस मैसेज को पढ़ने के साथ साथ सरसों की तरह पीला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें भीगी थी, मगर मायरा ने जल्दी से आखिरी अल्फाज कहकर शो को ख़त्म किया। आर यू ओके? रामीन, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारे हाथ पांव तो
बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे हैं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मायरा ने फिक्रमंदी से घबराती हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया था, रामीन ने खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया। मायरा ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। सर आदिल और पूरी मैनेजमेंट इतने भरपूर शो करने पर दोनों को मुबारकबाद पेश कर रही थी, लेकिन रामीन मुस्कुरा भी ना सकी। जल्दी जल्दी सब से मिलकर वो अपने घर के लिए रवाना हो गई। मायरा उसकी हालत को देखते हुए उसे छोड़कर गई थी। शुक्र है उस वक्त घर पर किसी से उसका सामना नहीं हुआ। मामा किसी पार्टी या पार्लर में गई थी। किरण अपने कमरे में आराम कर रही थी। रामीन ने जल्दी से अपने कमरे का रुख किया और खुद को किसी थके हारे मुसाफिर की तरह बिस्तर पर लेटा दिया। अब तक जो आंसू उसकी पलकों पे ठहरे थे, उन्हें बगावत करने का रास्ता मिल गया था। उसका पूरा चेहरा आंसू से भीग गया था। आंसू उसके गालों पर से होते हुए उसके दामन को भिगा रहे थे, जिन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। उस गुमनाम मैसेज के अल्फाजों से उसे पहचान की खुशबू आ रही थी, जिसमें छुपे एहसास ने उसकी अंदरूनी हस्ती को उलट पुलट कर दिया था। रामीन जिससे बड़ी मुश्किल से अपने अंदर की शोक व चंचल रमी को सुलाया था और जिंदगी की तरफ मुश्किल से लौटी थी, फिर उसके अंदर सोए हुए जज्बात सर उठाने लगे थे। 6 महीने पहले वाली रमी उसके सामने पूरी शौक और चंचल फितरत मतलब नेचर के साथ आ खड़ी हुई, जिससे उसने नज़रें चुराना चाहिए। मगर आज तो कमज़ोर दिल के साथ साथ दिमाग भी बगावत पर उतरा हुआ था। उसके जहन के पर्दे पर पिछले 6 महीने पहले के मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगे। आखिर रामी ने थक कर तकलीफदेह यादों के हवाले कर दिया। आमतौर से जब बच्चा होश संभालता है तो अपने पास माँ का चेहरा सबसे पहले देखता है। उसका पहला कदम माँ के सहारे उठता है। उसके मुंह से पहला लफ्ज़ माँ अदा होता है। मगर रामीन के साथ बिल्कुल उल्टा था। उसके सामने जो पहला मुस्कुराता चेहरा आया था, जिसने पहले कदम पर उसको सहारा दिया था और फिर जिंदगी भर हर कदम पर उसका सहारा बना रहा, जिसने स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफ़र तय करने में हर लम्हा साथ दिया, वह अली अज़ार था, उसकी फूफो का बेटा। उसे नहीं मालूम कि वो कब से उनके साथ घर में रह रहा था और अपने माँ बाप के साथ रहने की बजाय उनके साथ क्यों रह रहा था। रामीन के लिए बस इतना काफ़ी था कि उसका सच्चा दोस्त है, जो अपने कॉलेज का ही नहीं बल्कि पूरे खानदान का सबसे ज़हीन, स्मार्ट, हैंडसम और तमाम सलाहियतों का मालिक, हर दिल अजीज स्टूडेंट था। बेहतरीन डिबेटर, स्पोर्ट का चैंपियन और लिटरेचर का शौकीन। करंट अफेयर पर घंटों बहस करने में उसे कमाल हासिल था। किसी का कोई भी मसला, कोई भी काम अली आज़ार के मशवरे के बगैर नामुमकिन था। और रामीन का तो वह हमदम दोस्त था। स्कूल से आने के बाद उसका सारा वक्त उस नरम रूही के गालों वाली गुलाबी गुड़िया के साथ मंडलाते गुजरता। उसके छोटे छोटे हाथ पांव वो ऐसे छूता कि अक्सर जहांगीर साहब, रामीन का पापा, उसकी मासूमियत पर हंस देते। जब वो रोने लगती वो फौरन मामी के पास दौड़ता, जिस पर मिसेस जहांगीर उसे डांट कर भगा देती। न जाने मिसेस जहांगीर को उस मासूम 6 साल के बच्चे से कैसी जलन थी।